नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाने से पहले आपको मार्च क्लोजिंग में ही जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट एंट्री है और जो रिकन्सिलेशन है वो कर लेना है। क्योंकि क्या होता है, जैसे ही आपका 1 अप्रैल आएगा, आप अपने कंपनी के डेटा को स्प्लिट करते हैं या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए आप कंपनी को क्रिएट करते हो, तो करंट फाइनेंशियल ईयर का जो भी क्लोजिंग बैलेंस होता है वही नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का आपका ओपनिंग बन जाता है। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि ऑडिट का डेट तो आपका सितंबर में चालू होगा, फिर अक्टूबर तक आपका काम चलता रहता है। तो अगर मार्च क्लोजिंग में ही आप ये सारे काम को कर लेते हो, तो इसके बाद अगर आप अपने कंपनी को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए स्प्लिट करते हो, तो सारा आपका जो भी क्लोजिंग है वो आपका ओपनिंग के तौर पे सही-सही जाएगा और आपका पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स टैली भी रहेगा। तो इसे हमें कैसे करना है, इसे जानने के लिए सीधा हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आपका जो सबसे पहला स्टेप ये रहता है कि आपको अपने डेटर एंड क्रेडिटर का स्टेटमेंट को मिलान करना है, यानी कि रिकन्सिलेशन कर लेना है। इसके लिए सीधा हम लोग चलते हैं अपने टैली में, हम आ जाते हैं बैलेंस शीट में। ये देखो बैलेंस शीट में यहाँ पर आने के बाद ये जो आपका डेटर का एंड यहाँ पे क्रेडिटर का ये जो ग्रुप्स है, जब इसके अंदर आप जाते हैं तो आपके यहाँ पर मल्टीपल डेटर आपके होते हैं। तो आपको ये देखना है कि इसका जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है कि सामने वाला ये जो आपका पार्टी है उसके बुक से टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसके लिए आपको क्या करना, सिंपल से लॉजिक है, सामने वाले से आपको स्टेटमेंट का डिमांड करना है। जैसे ये तो आपका कस्टमर है, ये भी आपसे डिमांड कर सकता है, राइट, और आप भी कर सकते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, एक दूसरे को स्टेटमेंट सेंड करना है ताकि वो मार्च क्लोजिंग से पहले वो रिको कर ले। और इसके लिए एक ज़रूरी भी है अकॉर्डिंग टू ऑडिट रूल कि जब ऑडिट का जब समय आएगा, तो जब आपका ये टैली किया हुआ होगा ना, तो कंफर्मेशन रिपोर्ट दोनों डेटर एंड क्रेडिटर आपस में एक दूसरे को सेंड करते हैं, ठीक है। तो ये आप काम पहले से कर लो ना, तो पहले से कर लेंगे तो फिर जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही कहा कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस मैच करेगा, तो ओपनिंग में हमें कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। तो ये आपका पहला काम रहता है। अगर ये आप कर लेते हो, यानी कि डेटर एंड क्रेडिटर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप टैली कर लेते हो, तो परचेज और सेल तो आपका ऐसे भी टैली हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी आपको क्या करना है, जो कि सेकंड स्टेप है, परचेज एंड सेल का जो अमाउंट है वो आपको एआईएस में जाकर के आपको जरूर चेक करना है। आपका 26 में जाना को मैंडेटरी नहीं इसके लिए, इसलिए आपको मैं प्रेफर करूंगा कि आप एआईएस में लॉगिन करके आप जरूर एक बार चेक कर लो। जितना भी आपने रिटर्न डाल दिया है उसका जो इम्पैक्ट है वो तो एआईएस में दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है कि ये जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो कि आपका यहाँ पे सेल्स रिटर्न होने के बाद ये जो नेट फिगर आ रहा है, राइट, आपने जितने महीने का रिटर्न फाइल कर लिया है, अगर आपका मंथली मोड में रिटर्न फाइल होता है तो फैब का तो रिटर्न आपका डल चुका होगा। तो आपको ये यहाँ पे आकर के मिलान कर लेना है कि आपके एआईएस से ये आपका मैचिंग हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। और अगर मैचिंग नहीं हो रहा है तब तो आपको ये इसको देखना पड़ेगा सिस्टमेटिक कि किस मंथ में आपका रिटर्न आपका गलत चला गया है, क्योंकि बुक से आपका ये मिसमैच हो रहा है। थर्ड में है कैश पेमेंट अप टू 10,000 पर पर्सन और कंपनी इन ए डे। अकॉर्डिंग टू रूल ये भी आपका कहता है कि आप एक किसी भी पर्सन या कंपनी को एक दिन में आप 10,000 का पेमेंट नहीं कर सकते। आपने एंट्री तो डाल के रखी है ना, क्योंकि आपको कैश प्लस बैंक का भी लेजर आपको टैली करना है। तो आपको एक बार अपने टैली में आकर के वेरीफाई कर लेना है कि इस तरह के जितना पेमेंट है पहले उसको आप आइडेंटिफाई कर लो। तो आइडेंटिफाई करने का शॉर्टकट तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूं। आपको डिस्प्ले में आना है और आपको चले आना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में। यहाँ पर आपको दिख जाएगा स्टैटिस्टिक्स, इसमें चले आना है और यहीं पे आपको चले आना है पेमेंट में, क्योंकि आप लोग जो पेमेंट का एंट्री लेते हो कहाँ लेते हो। अब कोई कोई क्या करता है कि जर्नल में भी पेमेंट का एंट्री ले लेता है, तो ये डिपेंड करता है। जो अकाउंटेंट साहब होते हैं उनको ये पता रहता है कि उसने पेमेंट का एंट्री कहाँ लिया है, वो आपका काम है, आप उससे आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ पेमेंट में। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 627 एंट्री हमारा टोटल है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे मैंने पूरे साल का यहाँ पर रेंज को ले लिया है। अब आपको यहाँ पर फिल्टर को अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको राइट साइड में दिख जाएगा अप्लाई फिल्टर। यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले हमें लेना है कैश, हमें सिर्फ कैश लेजर को ही पकड़ना है। यहाँ पर हमने कैश को ले लिया तो यहाँ पर ये बैंक का लेजर सारा हट गया।
अब यहाँ पे अगेन हमें एडवांस फिल्टर को अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको चले आना है, देखो F7 है इसका शॉर्टकट, एडवांस फिल्टर में आना है। इससे आपको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, ये तो पहला वाला अप्लाई हो चुका है। आपको सेकंड में आना है, यहाँ पे एंड लगाना है, यहाँ पे वॉचर लेना है और यहाँ पे आपको लेना है लेजर का अमाउंट। ठीक है, लेजर का अमाउंट क्या लगाना है, यहाँ पे कंडीशन हमें लगाना है ग्रेटर देन और यहाँ पे लेना है 10,000। ठीक है, अब जैसे इंटर को आप प्रेस करोगे, एंड ऑफ लिस्ट यहाँ पे देखो आपको ये बता देगा टैली ये फिल्टर के थ्रू कि 10,500 आपका यहाँ पे एक एंट्री है। आपका और भी हो सकता है ना, ये मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया, तो आपको इसको रेक्टिफाई करना होगा। इसके बाद जो फोर्थ में है कि कैश पेमेंट अप टू 2 लाख टू एनी पर्सन और कंपनी इन ए फाइनेंशियल ईयर। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, बस सिंपल सा लॉजिक है, आपको अपने पार्टी का लेजर अकाउंट को ओपन कर लेना है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि यही हमारा यहाँ पे ये सप्लायर है, मैं आ गया यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर में, ये हमारा एक ही सप्लायर है, मैं यहाँ पे आ गया, राइट। अब ये इसका पूरा लेजर अकाउंट है। अब यहाँ पे आपको क्या करना, बस फिल्टर को आपको अप्लाई कर देना है। यहाँ पे आपको राइट साइड में फिल्टर है ही, और यहाँ पे आपको सबसे पहले कैश को यहाँ पे लेना है, राइट। अब जैसे कि मैं एंटर को प्रेस करूंगा तो यहाँ पर देखो कैश पेमेंट है, सारा कैश पेमेंट आ गया। तो यहाँ पर जब आप देखोगे जो मैंने यहाँ पे जो भी कंपनी का रियल डेटा मैंने लिया है, यहाँ पे टोटल जो पेमेंट एंट्री दिखा रहा है, कितना दिखा रहा, आप कहोगे 1,08,52 रुपया, राइट। तो आपका ये फिगर 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए पूरे साल का, ये भी आपको पहले से आइडेंटिफाई कर लेना। अगर है तो भाई साहब आपको उसको रेक्टिफाई पहले से कर लेना है। अब ये जो फिफ्थ वाला जो स्टेप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या आप ट्रेडिंग यूनिट में काम करते हैं, नो नेगेटिव स्टॉक बैलेंस, और आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द फर्म में आपका जो ये जो स्टॉक है वो नेगेटिव होता ही है। तो इसका निदान कैसे होगा, ऐसे तो अंडर जीएसटी इसका बहुत ही कड़ा रूल है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, यहीं पे आपका स्टॉक समेरे दिख जाता है। अभी यहाँ पे हमारा स्टॉक का यहाँ पे टोटल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन आपका ये यहीं पे दिख जाता है, ठीक है। अब अगर कोई स्टॉक अगर नेगेटिव है और आपने फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन किया है, आपने फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन का स्टेटमेंट अगर आपने बना ही लिया है, तो आप इसको यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। तो ठीक करने का क्या तरीका वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, अब आपको चले आना है वॉचर में, वॉचर में आने के बाद यहाँ पे आना है अदर्स वॉचर में, और अदर्स वॉचर में आ जाना है फिजिकल स्टॉक में। अब जो भी आपका स्टॉक है, जैसे मान के चलो कि हमारा यही है बनाना फाइबर्स, हमारा नेगेटिव में था, जो भी आपका गोडाउन है यहाँ पे ले लिया। बस आपको वहां पर अगर माइनस में जा रहा है, आप वहां पर 0 डाल दो और उसे आप सेव कर लो, ठीक है। जब उसे आप सेव जब कर लोगे ना, तो फिर वहां पे आपका ये जो स्टॉक जो नेगेटिव दिख रहा था, अब वो आपका वहां पे 0 दिखेगा, यानी कि नेगेटिव बैलेंस खत्म हो गया। BRS, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ये भी आपको टैली करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर आओगे बैलेंस शीट में, तो आपको पता है कि बैंक अकाउंट्स में ही आपका सारे बैंक अकाउंट्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पे जैसे फिलहाल हमारा एक है, आपके मल्टीपल हो सकते हैं। मैंने भी उस पर वीडियो बना रखा है कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आपको मैनुअल तरीके से कैसे बनाना है, टैली से कैसे बनाना है ना। तो आप एक किसी भी तरीके से बनाओ, लेकिन आपका जो बैंक बैलेंस यहाँ पे दिखा रहा है वो आपके बैंक स्टेटमेंट से मैच करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्टेप आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पास एंट्री अगेंस्ट अनअर्न्ड इनकम, यानी कि एडवांस रिसीव्ड। क्या होता है कि आप सप्लाई करोगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि अप्रैल में, और पैसा आपने ले लिया है मार्च में ही, तो वैसे भी एंट्री आपको तो पकड़ लेनी है ना। इसे पकड़ने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, रिसिप्ट में आकर के उसके अगेंस्ट में आपको एक एडवांस रिसिप्ट की एंट्री ले लेनी है। नेक्स्ट आपका स्टेप रहेगा, अगर कोई लेट फाइन या पेनल्टी है तो फिर आपको उसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देना है। अगर आप की प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी नहीं है, ठीक है, तो इसका ये लॉ ये बोलता है कि आप उसे पीएनएल में दिखा नहीं सकते, वो आपका डिसअलाउ हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब आप बैंक के रिकंसिलेशन करते हैं तो वहां से भी आपको मालूम पड़ जाता है कि कोई आपने लेट फाइन या पेनल्टी का पेमेंट तो नहीं किया अंडर जीएसटी या अंडर इनकम टैक्स, राइट। तो आपको वो क्या करना पड़ेगा, अगर पीएनएल में उसका बुकिंग अगर है और अगर नहीं है तो आपको उसका एंट्री तो लेना था ना। इसीलिए मैंने कहा ना कि जब आप बीआरएस वगैरह करते हो, पार्टी टू पार्टी अकाउंट का रिकॉन्साइल करते हो, तो बहुत सारी चीजें जो कि आप पूरे साल तक नहीं कर पाते हो, वो आप मार्च क्लोजिंग से पहले आप कर लेते हो, राइट।
तो यहाँ पर मैं आ गया प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर कोई लेट फाइन या पेनल्टी अगर आपने पीएनएल में दिखा रखा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसे कहाँ आपको ट्रांसफर करना है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। और अगर इंडिविजुअल है तो प्रोप्राइटर के कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि कैपिटल से वो लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका, ये 9वां स्टेप, यानी कि पास एंट्री अगेंस्ट एक्रूड एक्सपेंसेस। यानी कि ऐसा एक्सपेंसेस है जो कि आपने कर तो लिया, लेकिन पेमेंट आप करोगे कब उसका? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि बहुत सारा ऐसा बिल भी होगा जो कि आपका अप्रैल में आएगा। ऐसा होता है ना कि 31 मार्च तो खत्म हो गया, 1 अप्रैल को आपको डेटा को भी चेंज करना है, यानी कि न्यू कंपनी को आपको क्रिएट करना है, तो बिल का इंतजार भी करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप एक्सपेक्टेड फिगर भी मान करके आप उसके एक्रूड एक्सपेंसेस में आप डाल सकते हैं। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, इंटरनेट का बिल आएगा, ये सब सारा चीज आता है ना भाई, ये तो आएगा, लेकिन पेमेंट कब होता है आपको सारे पता है। हम सभी जानते हैं कि अगर हमारा प्रीपेड कनेक्शन नहीं है, अगर पोस्टपेड है, तो बिल आने के बाद ही हम उसका पेमेंट करते हैं। तो अगर मार्च तक अगर बिल आ जाता है आपके पास, या आप उसे डाउनलोड कर लेते हो, तो फिर आपको उसकी भी बुकिंग आपको कर लेनी है। चलिए, नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा पेरोल मैनेजमेंट। जैसे कि आप पेरोल अगर आपके कंपनी में है, जहां पर आपका पीएफ, ईएसआई, प्रोफेशनल टैक्स और ऑफ कोर्स टीडीएस ऑन सैलरी, ये सारा अगर मामला है, तो आपको पता है कि मार्च का पेमेंट आप कब करोगे? आप कहोगे अप्रैल में। ठीक है, चलो आपने मार्च का पेमेंट सैलरी मार्च में ही दे दिया, तो सैलरी पेबल तो आप नहीं पकड़ोगे, लेकिन पीएफ, ईएसआई, प्रोफेशनल टैक्स, क्या वो भी आप मार्च का ही पेमेंट मार्च में कर दोगे क्या? आपका आंसर होगा नहीं। ठीक है, 99.99% कंपनी में क्या होता है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही ये जितने भी आपके पीएफ, ईएसआई और पीटी और टीडीएस वगैरह है, उसका पेमेंट आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होगा। तो इसका भी आपका बुकिंग करना है, इसकी लायबिलिटी आपको पकड़ लेनी है। ये सारा का सारा आपका कहाँ दिखना चाहिए? बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि एक्रूड इनकम। अब अगर आपका कहीं मार्केट में पैसा लगा है, मैंने एग्जांपल के तौर पे एफडी को यहाँ पे कंसीडर किया है, आपके और भी किसी सोर्स में पैसे आपके जमा हो सकते हैं, उससे आपको क्या आता है? आपको पता है ना कि हर साल या हर महीने वो जो कंपनी होती है आपको एक मुश्त इंटरेस्ट के तौर पे अमाउंट देती है। मैंने एफडी करा दिया 3 साल के लिए, लॉकिंग पीरियड 5 साल का है, लेकिन वो मैच्योरिटी पूरेगा तभी तो मेरे खाते में आएगा ना, लेकिन इनकम तो हर साल बढ़ रहा। तो क्या करेंगे? उसका बुकिंग नहीं करेंगे। कब करेंगे? जब ऑडिट होगा तब। नहीं, पहले से कर लो ना, आपके पास समय तो है। आप अपने बैंक से डिमांड कीजिए, या जहां पे आपने ये अकाउंट को ओपन करके रखा है, वो आपको ये बता देगा कि मार्च तक में आपका कितना इंटरेस्ट इस पे आया है। बस एंट्री पकड़ लो, उसके बाद आपका क्लोजिंग आपका मैच कर जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है आपका ड्राइंग सीन। किसी भी नेचर का कंपनी हो, ड्राइंग्स का तो होना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उस कंपनी के लिए जो कि आपका इंडिविजुअल है, एलएलपी है और पार्टनरशिप फर्म है। तो ड्राइंग्स की एंट्री अगर नहीं डली है, तो जो भी आपका लास्ट ईयर का ड्राइंग्स का वैल्यू होगा, उसी को देखते हुए आपको ड्राइंग्स का एंट्री ले लेना होता है। क्या है कि जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट के लिए जाता है ना, तब जाकर के हम लोग ड्राइंग्स की एंट्री को चढ़ाते हैं। देखो, प्रैक्टिकल वे में ऐसे ही होता है, हम लोग साल भर ड्राइंग्स की एंट्री को छोड़ देते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि ड्राइंग्स की एंट्री पहले ले लेना। इससे क्या होगा, जो भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है वो आपका उसमें इफेक्ट पड़ जाएगा, तो उसका भी क्लोजिंग बैलेंस चेंज हो जाएगा ना। और इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका जीएसटी और 3B का मैचिंग होना। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको अपना सेल्स और परचेस से मैचिंग करना ही है, तो जीएसटी का भी तो मैचिंग करना होगा ना। एस जीएसटी, सी जीएसटी, आई जीएसटी, जितना भी आपका जीएसटी के पोर्टल पे ओपनिंग आपका बैलेंस दिख रहा है, और प्लस जो करंट का आपका बैलेंस है, राइट। तो वहां का जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वो आपके टैली से या जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो आपके लेजर अकाउंट से मैच करना चाहिए। तो मैचिंग करने का क्या तरीका है? क्या आपने जब भी जीएसटी और 3B का रिटर्न आपने फाइल किया, चाहे मंथली या फिर क्वार्टरली, क्या आपने एडजस्टमेंट की एंट्री किया है? अगर आप हर मंथ करते हो तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं किया है, करो ना। अब आपको इसे करने के लिए बहुत सिंपल है, जीएसटी का पोर्टल पे चले जाना है।
जो भी रिटर्न आप फाइल कर चुके हो, आपको व्यू में जाना है, जीएसटी और 3बी में जाना है और वहां पे जो कि आपने ऑफसेट किया होगा उस वाले कॉलम में चले आना है। तो उसके लिए जो भी एडजस्टमेंट एंट्री लगती है, मैंने इसका भी पूरा डिटेल में अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना के रखा है कि आपको जीएसटी को ऑफसेट किस तरीके से करना है, कैसे उसके लिए एंट्री को आपको पकड़नी है। तो अगर ये सारा काम आप सिस्टमैटिक तरीके से कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि मार्च क्लोजिंग में जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस है वो आपका मिसमैच करेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिखें। और दोस्तों इसी तरीके से अगर आप टैली अकाउंट्स और टैक्सेशन में कंपनी के रियल डाटा के साथ आप वर्किंग पूरा सीखना चाहते हैं तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट द अकाउंट्स.in को आप विजिट कर सकते हैं। मैं अपने वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।